हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम क्लासेस चैनल में। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। According to law of conservation of momentum, total momentum है ना remains conserved of a system if no net external unbalance force acts on the system. According to law of conservation of momentum, हम लोग लिख सकते हैं according to law of conservation the total momentum of a system remains constant if no net external unbalanced force acts on the system. यानी इसमें टोटल मोमेंटम जो है किसी सिस्टम का पूरा कांस्टेंट रहता है, रिमेंस कांस्टेंट इफ नो नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। इसका मतलब है कि नेट फोर्स शुड बी जीरो। नाउ अब हम लोग जो है प्रूफ ऑफ है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे? तो वी प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Suppose that consider two body of a system, है ना, two bodies of a system moving with velocity u1 and u2, moving with initial velocity u and u2। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हम मान लेते हैं, सपोज डैट एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी u1 है, दूसरे का u2 है। इसका मास हम लोग m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 मान लेते हैं। ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। ये दोनों कोलाइड कब करेगी? दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन। ये कोलिजन के पहले का सिचुएशन है। यदि बॉडी A का वेलोसिटी ज़्यादा होगा बॉडी B के वेलोसिटी से, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी A will be greater than the velocity of body B, then both body will be collide। तब ये एक दूसरे से कोलाइड कर सकता है। When कब? When if u1 greater than u2, तभी ये कोलिजन पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे ये दोनों कोलिजन हो रहा है। तो इस कंडीशन में तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। ये भी फोर्स बॉडी ए भी बॉडी बी पे फोर्स लगाएगा, बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगा। लेकिन ये फोर्स कैसा होगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के बाद मोमेंटम में चेंजिंग आएगा। फोर्स लगने के बाद इसके मोमेंटम में चेंजिंग आएगा।
और मोमेंटम में चेंजिंग आएगा तो फिर ये बॉडी जो है अब इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 और इसका वेलोसिटी हो जाएगा v2। तो ये जो सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन का। और ये सिचुएशन है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन। ये कोलिजन के टाइम में है ना, और ये आफ्टर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। अब हमको इसे ही लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट टू बॉडीज of a system A and B of mass m1 and m2 moving with initial velocity u1 and u2 मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से। बट इन द केस ऑफ, है ना, बट इन द केस ऑफ फर्स्ट बॉडी का जो वेग है वो दूसरे बॉडी के वेग से ज़्यादा हो जाता है, तब ये कोलिजन पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ u1 ग्रेटर देन u2 देन the body A and B collide with each other for very small time, यदि टाइम वेरी स्मॉल टाइम को dt मान लेते हैं, dt एंड ऑल्सो जिसे कोलाइड करेगा तो वो दोनों बॉडी एक दूसरे पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लाएगा, है ना। द force acts on each other after collision but in opposite direction। opposite direction, है ना। फोर्स लगने के बाद मोमेंटम में चेंजिंग आएगा। द चेंज इन मोमेंटम, आफ्टर चेंज इन मोमेंटम है ना, आफ्टर कोलिजन its velocity becomes v1 and v2। इसका वेलोसिटी क्या हो गया, कोलिजन के बाद v1 और v2 हो गया। नाउ
अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो ये सारी लैंग्वेज लिखनी है। Now, initial momentum of body A equal to m1 u1. Now, initial momentum of body B equal to m2 u2. Final momentum of body A equal to m1 v1. Final momentum of body B equal to m2 v2. Now, total momentum before collision equal to m1 u1 plus m2 u2. है ना। टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल। नाउ टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1 v1 plus m2 v2. Now change in momentum. Now change in momentum before collision. Change in momentum. रुको। नाउ अब हमें जो निकालना है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी ए। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को हम लोग को माइनस कर लेना है। तो नाउ now the rate of change of momentum of body A equal to final momentum minus initial momentum upon dt तो फाइनल मोमेंटम कितना था, ये था आपका m1 v1 माइनस इनिशियल कितना था m1 u1। ठीक है, तो ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम अपॉन dt हम लोग लिख सकते हैं। नाउ अब जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके अनुसार हम लोग क्या, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं कि जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, force act on body A equal to the rate of change of momentum। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू F, है ना, बॉडी F बराबर हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन dt। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। नाउ अब हमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी कैलकुलेट करना है, एंड नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी अपॉन dt। तो फाइनल मोमेंटम कितना है, तो इसका हो जाएगा m2 v2 इनिशियल हो जाएगा माइनस m2 u2 अपॉन dt। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन force acts on body B, है ना। तो ये एक फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ले लेते हैं। इसको यदि हम A पे जो लगने वाला है माइनस F है, तो इसको हम लोग F इक्वल टू लिख सकते हैं, F इक्वल टू, है ना, तो ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन dt, इसी इक्वेशन हम लोग 1 2 मान लेते हैं। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए अब यहाँ तक तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी एक का हमने निकाला, तो उसमें फार्मूला हमने क्या यूज़ किया कि फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे और dt से टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, और ये इसका वैल्यू आ गया m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन dt। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हम लोग जानते हैं जो फोर्स लग रहा है बॉडी ए पे, तो वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। और हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़े थे, है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स को। तो यहाँ पे निगेटिव फोर्स इसलिए रखा है क्योंकि देखिए बॉडी ए पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे हमने इसलिए ये माइनस साइन लिया है और इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह दूसरी बॉडी के लिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी हमने फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन dt, है ना, को लिखा है
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 अपॉन dt, मतलब ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर ये फोर्स हो गया। अब हमें दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन पहला और ये दूसरा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अब ये एफ इक्वल है, तो यदि एफ यहाँ पे है तो माइनस साइन यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। चलिए, तो अब ये दोनों अपोजिट है ना, साइन तो फोर्स का यहाँ पे पॉजिटिवली है तो यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन को हम यहाँ भी रख सकते हैं। तो LHS देखिए इक्वल है, तो RHS हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे तो वो देख लीजिए। तो ये हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस m1v1 माइनस m1u1 अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 अपॉन dt। चलिए, dt से dt तो कट गया, इसका काम खत्म। अब हम लोग ये माइनस जो है इसको माइनस इसको भी माइनस कर देगा, प्लस है तो इसको माइनस m1v1 लिख सकते हैं, और इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस होकर हो जाएगा, तो m1u1 प्लस m1u1। इधर देखिए m2v2 माइनस m2u2। चलिए, अब हम लोग इस माइनस को उधर ले जाते हैं, इस माइनस को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तो m1u1 प्लस इसको इधर ले आते हैं तो m2u2, और ये पहले से है m2v2, और इसको भी इधर ले जाते हैं तो प्लस m1v1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2, इसको भी अरेंज करके लिख दें m1v1 प्लस m2v2। तो ये जो है यही हमारा आ गया मेन फार्मूला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये क्या है, ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। Hence we can say that this is the law of conservation of momentum. This is the law of conservation of momentum. यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मैंने बहुत ही आसान तरीका से बताया था। तो टोटल मोमेंटम जो है इस सिस्टम का वो कांस्टेंट हो गया, यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो इस तरह से मैंने इस थ्योरी को प्रूफ किया, और आगे भी वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए है ना, आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।